चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स। सो आज हम जो है एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, एनसीईआरटी जो है वो आपकी प्रिपरेशन का एसेंशियल पार्ट है। इसको इग्नोर मत करना कि तो बच्चों की किताब है तो इसको क्या पढ़ना है। ठीक है, कि आपको तो हायर लेवल की बुक्स पढ़नी है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। तो आप बता सकते हो कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है पढ़नी। वाई डू वी नीड टू रीड एनसीईआरटी? बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ चीज़ें लिंक हो जाती हैं, और लैंग्वेज सिंपल है, और नोट्स बनाने का आइडिया कैसे? अच्छा, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। चलिए, आप सही हो अपनी जगह। एनसीईआरटी आपको जरूर कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए उसको, आप प्रोवाइड करती है, और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन एनसीईआरटी देखो, पता है क्यों जरूरी है? उसका एक और रीजन है पढ़ना। ये गवर्नमेंट की बुक्स हैं। बाकी जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हो दे आर ऑफ प्राइवेट पब्लिशर्स। ठीक है, एनसीईआरटी जो है गवर्नमेंट की बुक्स है। अब एनसीईआरटी से यूपीएससी कोई क्वेश्चन बनाती है ना? तो कई बार आपने देखा होगा ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है या मेंस का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा होता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कि देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, है ना? ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, एटसेट्रा। कई बार मेंस का क्वेश्चन भी ऐसा कंट्रोवर्शियल सा होता है कि ये क्यों पूछ लिया यूपीएससी ने, है ना? और उसमें उस केस में कई बार कोर्ट में केस हो जाता है। तो उसमें यूपीएससी क्या दिखाती है? एनसीईआरटी दिखाती है। देखो जी, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केस वहीं पे डिफीट हो जाता है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को यूपीएससी आंसर मान लेती है। ठीक है, तो इसलिए भी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। और एनसीईआरटी देखो क्या है ना, कि इसको आप ना ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, बस कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ लिया 6 से लेकर 12 तक की और काम हो गया। नहीं, आपको एनसीईआरटी को ना समझना है। आप अपने स्कूल डेज में एनसीईआरटी पढ़ के आए हो 6 से लेकर 10 तक की, एटलीस्ट 11th में आपने शायद मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स ले लिया होगा। अगर आपने आर्ट्स नहीं लिया तो 6 से 10 तक की तो पढ़ी है ना? तो स्कूल डेज में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, समझी नहीं है ना? आपने समझी नहीं उसको, क्योंकि आपका क्या फोकस रहता है? मैथ, साइंस, एटमैक्स, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस रहता है। सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स तो आप देखते भी नहीं, एग्जामिनेशन वाले दिन देखना है, वो भी गाइड देखनी है सी इतनी, उसमें से याद कर लेना है और लिखाना है ना? उसमें और मार्क्स भी आ जाते हैं 80+, 90+, एटसेट्रा। पहले किसी रेयर पर्सन के 80 या 90+ मार्क्स आते थे, आजकल किसी रेयर पर्सन के 80 से कम मार्क्स आते हैं, है ना? रिवर्स हो गया ये। और टीचर्स भी कुछ ज्यादा फोकस नहीं करते एसएसटी पे। वही, आप प्राइवेट ट्यूशंस भी नहीं रखते एसएसटी की, सोशल स्टडीज की, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा की। ये तो बस काम चलाओ के लिए पढ़ते हो। लेकिन अभी आपका सारा एग्जामिनेशन ही सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पे बेस्ड है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, एक्सेट्रा। और आपको यूपीएससी कह रही है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी द्वारा पढ़ो। तो वो क्यों कह रही है? वो कह रही है कि स्कूल में आपने पढ़ा था, अब समझ लो, और जो कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। बस यूपीएससी की यही एक्सपेक्टेशन है। एग्जामिनेशन में वही देखना चाहती है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा, उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो जब आप डीएम बनोगे, तो जब आपके पास रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। इसलिए एनसीईआरटी से हर साल क्वेश्चंस आने ही आने हैं। दैट्स वाई आपको भी अपनी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी पे फोकस करना है, इंफोसिस देना है, प्रायोरिटी देनी है, और इंस्टीट्यूट भी दे रहा है। दैट्स वाई सो मेनी क्लासेस ऑफ एनसीईआरटी आर बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, तो हमारा जो फोकस वही रहेगा कि हम एट मैक्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज लें फ्रॉम दी एनसीईआरटी और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया तो 60% आपकी तैयारी हो गई। जो भी मतलब एडवांस सोर्सेज हैं आपकी तैयारी के, है ना, वो आप इजीली कर पाओगे। वैसे तो लोग पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट वैसे नोट्स के तौर पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपको तो इंस्टीट्यूट के नोट्स से बाहर जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो वो एडवांस सोर्सेज भी आपको बहुत इजीली समझ आने लग जाएंगे।
करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी आपको, ठीक है। और जिनका पॉलिटिकल साइंस सेक्टर ऑप्शनल है उनको अपना ऑप्शनल अच्छे से समझ आने लग जाएगा। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उनको हिस्ट्री अच्छे से समझ आने लग जाएगी, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली पढ़ना, इसको जो है ऊपर ऊपर से मत लेना, फॉर्मेलिटी के तौर पे मत लेना, ठीक। और इस तरीके से भी कैलकुलेशन मत लेना कि एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन आते हैं, वहां से इतने क्वेश्चन आते हैं, एटसेट्रा। वो सब बेकार कैलकुलेशन होती है। यूपीएससी ने आपको एक मिनिमम सिलेबस प्रोवाइड किया है, आपको वो कवर करना है, और आप उसके बाद इस तरीके से रेडी रहो कि यूपीएससी को कहो कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना पूछ, मैं रेडी हूं। दैट शुड बी दी अप्रोच ऑफ योर प्रिपरेशन। ये नहीं कि आज एनसीईआरटी से 10 सवाल पूछ लिए तो इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगले साल एक भी नहीं पूछा तो हम एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देंगे। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक एडवांस बुक पढ़नी है, ठीक है, जो आपको मतलब इंस्टीट्यूट के नोट्स आप लगा लीजिए, वो पढ़ने हैं, करंट अफेयर पढ़नी है, और अपना एग्जामिनेशन देना है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन सही करके आने, मेंस में आंसर लिख के आने, इंटरव्यू के जवाब देने और लबासना पहुंच जाना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन यही सिंपल सा प्रोसेस जो है फॉलो करने में तबीयत खराब हो जाती है ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाना। ये सिंपल सा प्रोसेस दिखता सिंपल है बट है डिफिकल्ट। आप खुद इसको जो है रियलाइज कर पा रहे होंगे, इतना ही करना बहुत मुश्किल है। तो इसको और कॉम्प्लेक्स मत बनाना। मेक योर प्रिपरेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। एनसीईआरटी के उसमें कंपाइल्ड है, ठीक है। तो हमारा फोकस वही रहेगा कि हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को पढ़ें, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स करना, और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में रखना। तो आज जो है हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थीम ऑफ द चैप्टर इज डेमोक्रेसी। तो आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोक्रेसी? फ्रीडम और पीपल्स रूल। पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, इंस्ट्रूमेंट फॉर upliftment ऑफ पीपल, चूज देयर गवर्नमेंट। तो बेसिकली एक कॉमन थ्रेड आ रही है आप सभी के जवाबों से कि पीपल्स रूल या पीपल्स गवर्नमेंट, है ना। इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस एंड क्रेटिया, है ना। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स गवर्नमेंट या रूल। तो इट मीन्स पीपल्स रूल या पीपल्स गवर्नमेंट। और एक फेमस कोट भी है किसकी, टू डिफाइन डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन, है ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। तो यानी आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो है कि पावर जो है यहाँ पे इट लाइज इन दी हैंड्स ऑफ पीपल, है ना। जहां पे जनता मालिक है, जनता का राज है। तो क्या इतनी डेफिनेशन इनफ है टू डिफाइन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या इससे डेमोक्रेसी कंप्लीटली डिफाइन हो पा रही है? देन हाउ शुड वी डिफाइन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है तो बज़वर्ड, है ना। आप सभी सुनते हो, हर नेता डेमोक्रेसी की बात करता है। जब भी जो है वो इलेक्शन आता है तो कहता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है ना। जो जीतता है वो कहता है कि डेमोक्रेसी को हम जिंदा रखेंगे, ये वो। फिर डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या? ह्यूमन राइट्स की बात भी करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो उसी को हम पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, है ना। वहां से हम जो है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे। डेमोक्रेसी इज बेसिकली इन सिंपलेस्ट टर्म पीपल्स गवर्नमेंट। जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये मॉडर्न टाइम्स में जो है प्रेवलेंट होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत यूके से होती है, फिर दैट स्प्रेड इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, देन दैट इट स्प्रेड्स टू अमेरिका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, यूके एटसेट्रा थी, वहां पे फैलनी स्टार्ट हुई। इनफैक्ट ये इस तरीके से बज़वर्ड बन गया कि हर देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वी डिजायर कि एवरी कंट्री शुड हैव डेमोक्रेसी और मस्ट हैव डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इट शुड बी यूनिवर्सली प्रेवलेंट। ये काफी लोगों की डिजायर्स है ना।
तो कुछ तो इस कॉन्सेप्ट में होगा, तभी हम ये डिजायर रख रहे हैं, तो उसी को पढ़ रहे हैं हम। तो डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी जो है बेसिकली अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट है। व्हाट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट? मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, जहां पे सारी पावर जो है एक ही पर्सन के पास लाइज करती है। द होल पावर लाइज विद द, विद अ सिंगल पर्सन। ठीक है, अगर ये मोनार्की या डिक्टेटरशिप का हम अगर पावर स्ट्रक्चर लें, तो यू विल फाइंड किंग या डिक्टेटर जो है, हु इज एट द टॉप, है ना, हु होल्ड्स होल पावर, एंड पीपल आर एट द बॉटम, एंड दे आर बेसिकली द सब्जेक्ट्स ऑफ किंग। दे आर बेसिकली द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग, कि जो किंग कहेगा वही लोग फॉलो करेंगे। पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द किंग। आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी ना, तो कहानी पढ़ते वक्त जब कोई भी आपने कहानी पढ़ी होगी, तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि एक राजा था जो बड़ा दयालु था, है ना जो बड़ा दयालु था, मतलब कि यू आर बीइंग कंटिंजेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द किंग। अगर राजा अच्छा है तो प्रजा का भला हो जाएगा, अगर राजा अच्छा नहीं निकला तो प्रजा भगवान भरोसे है या अपने भरोसे या पता नहीं किसके भरोसे। तो बेसिकली कोई गारंटी नहीं है कि राजा अच्छा होगा नहीं होगा, और यहां पे राजा ही डिसाइड करेगा प्रजा के बारे में कि प्रजा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इजंट इट? तो क्या यहां पे प्रजा के पास, सब्जेक्ट्स के पास, लोगों के पास, पीपल के पास कोई राइट है टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन, ओन व्यू पॉइंट, ओन विशेस? कुछ नहीं है। यहां पे सब राजा डिसाइड करेगा। राजा ही सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसको पता है कि क्या अच्छा है ना। और राजा जो है जनता पे कोई भी मतलब दुराचार कर ले, क्रुएल्टी कर ले, एट्रोसिटी कर ले, ठीक है, पीपल डज नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक अगेंस्ट इट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट, टू स्टैंड अगेंस्ट इट। तो यहां पे लोगों का क्या पॉसिबल है? एक्सप्लोटेशन, ऑपरेशन। तो क्या यहां पे जनता की भलाई भलाई करेगा राजा? मे बी, है ना, शायद, शायद करेगा, कोई गारंटी नहीं है कि करेगा करेगा। नहीं करता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसको राजा को हटा दो, है ना। बट डेमोक्रेसी में जो है ये पावर स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है, ये पावर स्ट्रक्चर जो है रिवर्स हो जाता है, ये ट्रायंगल जो है रिवर्स हो जाती है। नाउ पीपल आर एट द टॉप एंड दे आर नोन एज सिटीजन्स, और जो किंग है दे आर एट बॉटम एंड दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स, है ना। नेहरू जी बोल रहे थे अपनी पहली स्पीच में कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, वही बात मोदी जी ने बोल दी लाल किले पे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, यानी पब्लिक सर्वेंट हूं, फर्स्ट सर्वेंट हूं ऑफ द पीपल। क्योंकि पावर किसके पास है डेमोक्रेसी में? लोगों के पास, पीपल के पास, हु आर नोन बाय द टर्म सिटीजन्स। तो यहां पे अब किसकी चलेगी? सिटीजन्स की। यहां पे मालिक कौन है? सिटीजन्स, है ना, जनता ही मालिक है। तभी हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल, पीपल्स गवर्नमेंट, लोकशाही। यहां राजशाही नहीं है, क्या है? लोकशाही, लोकतंत्र। तो यहां पे जनता की विशेष, पीपल्स विशेष प्रिवेल होंगी, जो वो चाहती है वही होगा। Isn't it?
एंड द पब्लिक सर्वेंट्स हैज टू फॉलो द सिटीजन्स विशेस। नहीं करते तो सिटीजन्स हैज द राइट टू रिमूव देयर सर्वेंट, टू चेंज देयर सर्वेंट। आपका सर्वेंट अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे? उसको चेंज कर दोगे, है ना? अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आप उसको चेंज कर दोगे। यही होता है ना अपने घरों में। तो यहां पे भी जनता के पास ऑप्शन है कि वो अपने पब्लिक सर्वेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। कई देशों में 4 साल बाद कराए जाते हैं, जैसे अमेरिका में। कई देशों में 6 साल बाद कराए जाते हैं। तो वहां पे असेस करते हो कि आपके पब्लिक सर्वेंट ने अच्छा काम किया तो आप उसको रखोगे, नहीं किया तो उसको चेंज कर दो। Isn't it? तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप में जो है किंग वाज एंजॉयिंग अनलिमिटेड पावर, बट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या पावर एंजॉय कर रहे हैं? लिमिटेड। उसके पास हमेशा लिमिटेड पावर, क्योंकि अल्टीमेट पावर लाइज विद सिटीजंस, है ना? मानते हो? तो यानी डेमोक्रेसी जो है एक लिमिटेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। डेमोक्रेसी जो है कभी भी अनलिमिटेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं करेगी। अगर अनलिमिटेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है तो डेमोक्रेसी नहीं है। यानी जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसको एक लक्ष्मण रेखा के अंदर काम करना पड़ेगा। उस लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस नहीं कर सकता। यानी उसकी पावर पे जो है एक लिमिट आपने सेट की हुई है, एक पावर पे जो है लिमिट सेट की हुई है, उसको वो क्रॉस ही नहीं कर सकता। अगर वो क्रॉस कर रहा है तो यानी वो डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस ट्रायंगल को फिर से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि लिमिट्स क्या है? ये लक्ष्मण रेखा क्या है? ये बाउंड्री क्या है जिसके बाहर जो है ये पब्लिक सर्वेंट्स नहीं जा सकते? कॉन्स्टिट्यूशन। चलो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है? राइट्स ऑफ द पीपल को वायलेट नहीं कर सकते, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज को, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आप ऑप्रेस नहीं कर सकते, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यानी ये सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी में होनी जरूरी है, एसेंशियल है। अगर ये नहीं है देन इट मींस वहां पे नेम सेक की डेमोक्रेसी, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में नहीं है ना? यहां तक समझ आया आपको? अब उसके एग्जांपल्स लो, एग्जांपल्स लो। शुरुआत चलो हम चाइना से ही कर लेते हैं। चाइना, चाइना चाइना में क्या वहां की मीडिया उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है। चाइना का अगर आप पूरा नाम पढ़ोगे, चाइना का पूरा नाम क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना? तो डेमोक्रेसी तो लगाए लगाया उन्होंने, पीपल्स भी लगाया हुआ वर्ड, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है। लेकिन वहां पे जो है कोई मीडिया राइट्स नहीं है, यू कांट क्रिटिसाइज योर ओन गवर्नमेंट। वहां पे कोई ओपोजिशन नहीं है, वन पार्टी रूल है। अगर आपको वहां पे जो है मिनिस्टर बनना है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर नहीं हो तो यू कांट बी लेजिस्लेटर और यू कांट बी मिनिस्टर देयर। कोई जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग है? वो तो सुप्रीम कोर्ट में हो ना, टोटल अगर हम माने तो 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। चाइना में कोई केस पेंडिंग नहीं है। कोई केस पेंडिंग नहीं है, हर केस रिजॉल्व हो जाता है। वाई? कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाती है उसी को जज मान लेता है, उसी के बेसिस पे जजमेंट दे देता है। बिकॉज जुडिशरी कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओपोजिशन तो वहां पे है ही नहीं, जनता को वहां पे प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है। कभी सुना है कि चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ किसान मूवमेंट हुआ, उससे पहले अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, या 40 साल पहले जेपी नारायण मूवमेंट हुआ था, है ना? कभी सुना चाइना में मूवमेंट हुए? एक ही हुआ था 1989 में, टियानहेन स्क्वायर पे जो है एक
मूवमेंट हुआ था, वहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए थे लाखों में, एंड दे वर कॉलिंग फॉर डेमोक्रेसी एटसेट्रा। तो चाइना ने क्या किया, मिलिट्री बुलाई, टैंक्स वगैरह बुलाए, जो आपका आजकल मूवीज में देखते हो ना, वो कौन सी मशीन गन टाइप आती है, वो सब बुला ली, और अपनी जनता पे गोलियां बरसा दी, स्टूडेंट्स पे, लाखों स्टूडेंट्स मारे गए। और उसके बाद पूछा कि किसको चाहिए डेमोक्रेसी? तो जो डेमोक्रेसी मांग रहे थे वो जिंदा ही नहीं रहे। उसके बाद किसी ने चाइना में प्रोटेस्ट नहीं किया। तो क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि वहां पे जो सिंगल पार्टी है वो अनलिमिटेड पावर इंजॉय करती है, समझे? डिस्पाइट द फैक्ट जो उनके लीडर्स हैं वो इलेक्टेड है, लीडर्स इलेक्टेड है, लेकिन पावर जो है वो अनलिमिटेड मैनर में इंजॉय कर रहे। तो यानी आप बोलते हो कि, जैसे मैंने आपसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि यू हैव द राइट, और डेमोक्रेसी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो चाइना में आपको ये राइट मिल रहा है टू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव, बट फिर भी चाइना में डेमोक्रेसी नहीं। तो यानी ये सिंगल पॉइंट जो है इनफ नहीं है टू डिफाइन दी डेमोक्रेसी। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन डेमोक्रेसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स। किस मेथड के थ्रू देती है? इलेक्शंस के थ्रू। किस मेथड के थ्रू देती है? इलेक्शंस के थ्रू। तो इलेक्शंस क्या होने चाहिए? सिर्फ इलेक्शंस होने चाहिए या कुछ अलग तरह के इलेक्शन होने चाहिए? फ्री एंड फेयर। तो मतलब इलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए, फ्री एंड फेयर। लवली भी लगाए कि बहुत है इतना। तो इसका क्या मतलब है फेयर एंड फेयर इलेक्शन? कोई भी बाउंड ना हो सकती है, अगर आप इसको सिलेक्ट करना तो उसका बाउंड हो सकता है, मतलब मनी और मसल पावर का यूज ना, मनी एंड मसल पावर का यूज ना हो। मल्टी पार्टी। तो इसमें फ्री क्या है और फेयर क्या है? फ्री तो सिटीजन है चूज करने के लिए। अच्छा, और फेयर? फेयर क्या है? इलेक्शन हो, मतलब फेयर मतलब सबको इक्वल राइट है, वो डिस्क्रिमिनेट ना हो, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और सेक्स और ऑन बेसिस ऑफ रेस। तो यानी इस बात से आप एक एग्रीड हो कि इलेक्शंस होनी चाहिए, बट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। अब ये फ्री एंड फेयर क्या है? फ्री है देखो टू सेंस में, कि जो ये सिटीजंस हैं, ठीक है, दे शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी अपने पब्लिक सर्वेंट्स चूज करने का उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, और उनके पास ये भी फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर वो खुद पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। ठीक है, तो यानी उनके पास राइट होना चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड टू वोट इन द इलेक्शन। क्लियर? उसके बाद उनके पास ये भी फ्रीडम होनी चाहिए टू हैव देयर ओन ओपिनियन, व्यू पॉइंट एटसेट्रा रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पब्लिक सर्वेंट्स बिफोर इलेक्शन एंड आल्सो आफ्टर इलेक्शन। तभी वो इलेक्शन क्या होगा? फ्री होगा। एग्जांपल के तौर पे मैक्सिको, मैक्सिको में 1930 से इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं बट फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं मैक्सिको में, बट दे आर नॉट फ्री एंड फेयर। एक्चुअली दे आर नॉट फ्री। कैसे? वहां पे एक ही पार्टी जीत रही है उनकी तब से अब तक मैक्सिको में, और हर 5 साल बाद इलेक्शन कराते जरूर है, ये उनकी खासियत है, बट फ्रीली नहीं कराते। क्या करते हैं? मीडिया कंट्रोल करते हैं, कि जो मीडिया है वो गवर्नमेंट का माउथपीस बन के रहेगी, कि वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलेगी गवर्नमेंट के बारे में, कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। वो गांधी जी के इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे विश्वास रखते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती है वो। तो आपको अपने पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनेंगी, तो क्या सिटीजंस अवेयर, इंफॉर्म्ड होकर वोट करेंगे इन द इलेक्शंस? क्या वो फ्रीली अपना माइंड अप्लाई करते हुए वोट दे रहे हैं? उनका माइंड क्या है इस वक्त? कंट्रोल्ड है, इजंट इट? फ्री नहीं है, तभी तो वो रूलिंग पार्टी को ही चुन रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा बीइंग स्प्रेड आउट थ्रू द मीडिया चैनल्स। उसके बाद वो ओपोजिशन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं,
अगर ऑपोजिशन का कैंडिडेट हार रहा है फिर तो ठीक है, लड़ने दो इसको। अगर तुमको दिखती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑपोजिशन कैंडिडेट कैन वन द इलेक्शन, तो उसको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो क्या यहाँ पे सिटीजन जो है फ्रीली अपनी फ्रेंचाइज को, फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट, फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, क्या अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? ठीक है। तीसरा वो क्या करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको कंट्रोल करते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स, सब जो है दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द पार्टी इन पावर, लीडर इन पावर। क्यों देश के लिए काम नहीं करते, किसके लिए काम करते हैं? पार्टी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स को बोला जाता है कि अपने सारे फैमिली मेंबर्स के वोट जो है रूलिंग पार्टी को दिलवाने। तो क्या उन्होंने फ्रीली अपना वोट एक्सरसाइज किया? नहीं। उनको बोला जाता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो क्या करना है, पोलिंग बूथ चेंज कर देना है कि 11 बजे तक मान लीजिए इस रूम में वोटिंग हो रही थी, लगा कि ऑपोजिशन पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो कहीं और कर दो। वोटर्स यहाँ पे आएंगे, उनको पता नहीं लगेगा कि पोलिंग बूथ चेंज हो चुका है, दे विल नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट्स। तो अगेन जो है क्या इलेक्शन फेयर मैनर में हुए वहां पे? दैट्स व्हाई सिंगल पार्टी इज winning again and again in Mexico in almost last 100 years। समझे? दूसरा इलेक्शंस क्या होनी चाहिए? फेयर। इलेक्शंस क्या होनी चाहिए? फेयर मैनर में होनी चाहिए। फेयर में क्या है कि एवरी वोटर शुड हैव इक्वल वैल्यू ऑफ देयर वोट, सभी की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए वोट की, और सभी की होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके देश में कोई लोग रहते हैं उनको आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे। एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू वोट एंड देयर वोटिंग राइट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तभी आप कहोगे कि इलेक्शन क्या हो रहे हैं? फेयर हो रहे हैं। बट ऐसा कुछ देशों में नहीं है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां पे तमिल्स रहते थे, तमिल्स को जो है वहां पे वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया। हमारा एक और पड़ोसी मुल्क म्यांमार, वहां पे रोहिंग्यास मुस्लिम्स को जो है वोटिंग राइट नहीं दिया गया। ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपको क्या देखने को मिला? सिविल वॉर एंड सो ऑन। यानी वहां पे इलेक्शंस क्या थे? फेयर नहीं थे। तो इसलिए इलेक्शंस क्या होने जरूरी है? फ्री एंड फेयर। तभी आप कहोगे कि वहां पे डेमोक्रेसी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? उसके बाद डेमोक्रेसी में क्या आप एसेंशियल कंपोनेंट देखते हो? व्हाट एसेंशियल फीचर यू फोरसी इन डेमोक्रेसी? मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब वो तो उसमें आ जाएगा कि एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, है ना? चाहे आप एक पार्टी फॉर्म करके करो या इंडिपेंडेंट लड़ो, कैसे भी लड़ो। ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है इलेक्शंस? बिकॉज द रियल रूलर्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस देयर पब्लिक सर्वेंट्स, ताकि पब्लिक सर्वेंट्स हमेशा क्या रहे? किराएदार रहे, मालिक ना बन जाए। जब तक वो किराएदार है तब तक डेमोक्रेसी है, जैसे ही वो मालिक बन गए तब ऑटोक्रेसी आ जाएगी। और एक बात और है कि जितने भी ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो भी पॉलिटिशियन होता है, उसकी हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि वो अभी किराएदार है, वो मालिक बन जाए, कि वो हमेशा पावर में रहे, वो हमेशा पावर में रहे। ठीक, वो कभी पावर छोड़ना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आप उनका नाम सुनो, नवाज शरीफ। अभी नाम नहीं सुना तो 5-6 महीने में सुनोगे, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, शहबाज शरीफ के एल्डर ब्रदर
तो वो एक बात कहते थे कि यार ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है ना, इसमें बड़ा करंट है, इस पे जब बैठते हैं ना तो करंट लगता है और बड़ा मजा आता है, और उस मजे को ना हम छोड़ना नहीं चाहते कभी भी, और जो भी बैठेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उस पावर को रिटेन करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इसीलिए अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उन पब्लिक सर्वेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तभी उस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर वो अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हैं तो डेमोक्रेसी वहां पे खत्म है। आई समझ? क्लियर है? उसके बाद हमने कहा कि सिटीजंस हैज द पावर इन डेमोक्रेसी, लेकिन सिटीजन शुड रियली हैव पावर इन डेमोक्रेसी। आपने कहा कि डेमोक्रेसी में जो है सिटीजंस गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपके बिहाफ पे जो है पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये भी तो जरूरी है ना कि जो आपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने वही रियल में पावर एक्सरसाइज करें। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे मे बी पपेट्स, उनकी स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में हो, उनको कोई और चला रहा हो। आपको लगा कि आपने अपने लीडर को चुन लिया, अपने एमएलए एमपी को चुन लिया, या आपने अपनी पसंद का सीएम या पीएम चुन लिया एक्सेट्रा, बट उनको चला कोई और रहा हो। तो पावर जो है उन रिप्रेजेंटेटिव्स पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई और कर रहे हैं? कोई और कर रहे। तो सवाल ये उठता है कि कोई और कौन है ये? ये कोई और कौन है? चलो अपने पड़ोसी की घर में तांजा करते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ निकल आएगा। अपने में कमियां नहीं देखनी अपने को, कोई भी एग्जांपल अपना नहीं लेंगे अपन पड़ोसियों को ही लेंगे, ठीक है। सो वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अवर नेबर्स। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, है ना। तो वहां पे लोग सरकार चुनते हैं, वहां पे भी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन से जो है नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, इलेक्शन के थ्रू जो है इमरान खान बने, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा फिर नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं एंड सो। वहाँ के लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने एमएलए को चुनते हैं, अपने सीएम को चुनते हैं, अपने पीएम को चुनते हैं एक्सेट्रा। तो क्या आपको लगता है कि देयर सीएम और देयर पीएम आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर? नहीं। तो एक्चुअल में पावर वहां पे कौन एक्सरसाइज कर रहा है? आर्मी। तो रियल डोर स्ट्रिंग्स ऑफ पावर किसके हाथ में है? आर्मी के। और जैसे ही कोई नेता आर्मी से वो डोर तोड़ने की कोशिश करता है, आर्मी उसको क्या करती है? गोली मार उसको खत्म कर देता है। कोई बंदा दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये नहीं है ना सवाल। सवाल ये है कि कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो आर्मी इज स्ट्रॉन्ग है, तभी वो कंट्रोल कर पा रही है। हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, नॉट इन दैट सेंस कि पाकिस्तान और इंडिया आर्मी को कंपेयर करोगे तो हमारी इंडिया आर्मी स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं। इंडियन आर्मी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान को तो खड़े खड़े वैसे ही डिफीट कर दे, ठीक है। तो बट हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे विद अदर इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, बी इट लेजिस्लेचर, बी इट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा, उसमें सबसे पावरफुल कौन है? आर्मी, ठीक है। उसकी अलग डिबेट है, मैं आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी जो है सेटिस्फाई करने के लिए बता देता हूँ कि जैसे ये डेलिब्रेट प्लोए था ब्रिटिशर्स पहली बात तो कि वहाँ पे आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखना है। कि जैसे जब पार्टीशन हुआ तो डिवीजन हुई आर्मी की, तो 2/3 आर्मी जो है पाकिस्तान को दी गई, 1/3 आर्मी इंडिया को दी गई। डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान को सिर्फ 1/3 लैंड सरफेस कह लीजिए या 1/3 पॉपुलेशन मिली थी, तो उसके हिसाब से 2/3 आर्मी देती उसको। तो इसीलिए आपको 1956 में ही वहाँ पे मिलिट्री कूप देखने को मिलता है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे मिलिट्री कूप देखने को मिलता है। उसके बाद आर्मी ने वहाँ पे अपने आप को इंट्रेंच कर लिया सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। कैसे कर लिया कि वहाँ पे आर्मी सिर्फ एक आर्मी नहीं है, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो है रियल स्टेट मोर्गन्स कौन है?
जेपी ग्रुप, रिलायंस हो या टाटा हो एक्सेट्रा, वो सब है, उनके पास लैंड है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको बेचते हैं। वहाँ पे कौन बनाता है? आर्मी बनाती है। यहाँ पे आप चीनी किसकी खाते हो, नमक किसका खाते हो? टाटा का या अदानी का। तो ऑयल कंज्यूम करते हैं ना, कुकिंग ऑयल, फॉर्च्यून ब्रांड किसका है? अदानी। वहाँ पे किसके आते हैं ये ऑयल, आटा, चावल या नमक, चीनी? आर्मी का। वहाँ पे फौजी नमक बिकता है, फौजी शुगर बिकती है एक्सेट्रा। यहाँ पे रामदेव बाबा आपको बोलता है कि ये देश का नमक है, या कि राष्ट्रवाद को प्रमोट करोगे अगर आप बाबा के प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे। वहाँ पे यही बात कौन बोलती है? आर्मी बोलती है। समझे? तो इकोनॉमिकली वो बहुत इंट्रेंस्ड है, सोशली बहुत इंट्रेंस्ड है। टेक्स्ट बुक्स वहाँ पे कौन डिजाइन करती है? आर्मी करती है। तो वहाँ पे वो 1965 के वॉर में ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान हैज वन द वॉर, लेकिन 1971 के वॉर को नहीं बताते। 1965 के वॉर को तो वो बता देते हैं कि वी हैव वन द वॉर, बट 71 के वॉर को कैसे जस्टिफाई करेंगे दे हैव वन द वॉर? क्योंकि उसमें तो उनकी जो हार है वो आज एक जीता जाता देश है। ठीक है? तो दे कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से वहां पे आर्मी इतनी इंटरेस्टेड है, दैट्स व्हाई आर्मी इज एबल टू एक्सरसाइज सो मच पावर इन पाकिस्तान। ठीक है? तो वो हमारी डिबेट का पार्ट नहीं है, आज की डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट आई थिंक योर क्यूरियोसिटी इज एड्रेस्ड, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, है ना, उनकी स्ट्रिंग्स, उनकी डोर किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए, है ना? या उनकी डोर, अगर हमने पाकिस्तानी केस में डिस्कस कर लिया कि किसके हाथ में है? आर्मी के हाथ में। और किसके हाथ में हो सकती है इनकी डोर? कॉर्पोरेट्स के हाथ में हो सकती है ना? पैसा फेंक, तमाशा देख, ये भी हो सकता है। तो क्या फिर रियल डेमोक्रेसी है? आप किस देश को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मानते हो, या कौन सा देश जो एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करता है फॉर इम्बाइबिंग डेमोक्रेसी? अमेरिका। बट वहां पे काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि अमेरिका में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। 400-500 लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिका। इनफैक्ट 400-500 लोग हैं जो पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। 400-500 लोग बस, दे आर कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। तो क्या फिर अमेरिका में डेमोक्रेसी हुई? नहीं। और किसके हाथ में हो सकती है ये डोर? अरिस्टोक्रेट्स भी ब्यूरोक्रेसी हो गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी बिकम सो पावरफुल कि वो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने लग जाए, है ना? दैट वुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, बट होती नहीं है। नेता वो नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप चलो वैसे बोलना नहीं चाहिए बात, जब आप आईएएस बन जाओगे ना, आपके सबसे ज्यादा ग्रज नेता के अगेंस्ट ही रहेगी कि ये अनपढ़ इंसान मुझे ऐसे ऑर्डर कैसे दे रहा है, मैं इतना पढ़ लिख के आया हूँ, ठीक है, ओ ही इज ट्रीटिंग मी। जैसे आपने वो देखी है वेब सीरीज महारानी, है ना, सोनी लिव पे है, एंड इट इज लूजली बेस्ड ऑन राबड़ी देवी, ठीक है, द वाइफ ऑफ लालू प्रसाद यादव। ठीक है? तो जब वो सीएम बनती है ना, तो आईएएस ऑफिसर से गोबर उठवाती है भैंस का। तो पॉलिटिशियन कभी भी ब्यूरोक्रेट्स को पावरफुल नहीं होने देता। समझे? तो ये थोड़ी रेयर पॉसिबिलिटी है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरफुल हो जाएं कि वो ओवरशैडो कर दे पॉलिटिशियंस को। और किसके हाथ में हो सकती है? हाँ, रिलीजियस हेड्स। एग्जाम्पल? अपने एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, यहाँ सब चंगा है। हाँ, पोप, पोप वेटिकन सिटी। और कोई हमारे ही पड़ोस में कहीं अगली गली में चले जाओ, अगर इमीडिएट नेबर नहीं मिल रहा, एक्सटेंडेड नेबर। ईरान, ईरान, ईरान में एक रिलीजियस हेड है ना, अयतुल्ला खमैनी, वो कंट्रोल करते हैं वहां की सरकार को। वहां पे भी इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, वहां पे वो अपने प्रेसिडेंट चुनते हैं, बट रियल बागडोर वहां पे किसके पास है? अयतुल्ला खमैनी के पास, हु इज रिलीजियस हेड ऑफ ईरान सोसाइटी। समझे? तो इसलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द रियल पावर। क्लियर?
समझ आई? और क्या एसेंशियल कंपोनेंट होगा डेमोक्रेसी का? हम्म? वो तो हो गया ना कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब सभी को, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, एडल्ट मतलब जो 18 साल से ऊपर के हैं या 21 साल के ऊपर है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज आफ्टर विच यू कैन वोट इन द इलेक्शन। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। और बताओ। हम्म? और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सारे पॉइंट हो ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जिसके लिए हमें अपनी जी जान लगा देनी चाहिए? पीपल समटाइम्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर डेमोक्रेसी। ऐसा क्या है उसमें? एक डेमोक्रेसी जाएगी दूसरी आएगी, क्या पड़ा है डेमोक्रेसी में? हाउ कैन यू से दैट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या हमें इसलिए डेमोक्रेसी चाहिए? बाकी देशों में भी, यूरोप में है तो अच्छी बात है ना, बट इज वेस्टर्न इज गुड, तो इसलिए हमें भी डेमोक्रेसी रखनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। सर लीडर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो हमारे ओपिनियन बेस पे काम करते हैं। सर जो पीपल है सोसाइटी ऐसे हो जाती है कि हमारे लीडर मतलब हमें रूल्स बनाए और जिससे गवर्न हो। इंटरेस्ट ऑफ पीपल इज कंजर्व, इंटरेस्ट ऑफ पीपल इज प्रोटेक्टेड। सिविल वॉर का कोई सिविल वॉर क्यों नहीं होते? मणिपुर में क्या चल रहा है? चलो अपनी बात नहीं करेंगे। 70 साल हो गए इस देश को, अभी भी लोग भूखे सो रहे हैं, अभी भी 20 करोड़ लोग पुअर हैं, है ना, अभी भी लोगों के घर 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच पा रही, पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा, सीवेज सिस्टम नहीं है, एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे इस डेमोक्रेसी का? क्या किया इस डेमोक्रेसी ने हमारे लिए? क्यों चाहिए हमें ये डेमोक्रेसी? ये किस काम की है डेमोक्रेसी? किस काम की है ये डेमोक्रेसी? Isn't it? We should replace this democracy. We should bring one leader and entrust him or her with all power, ताकि वो मैजिक वैंड से सब चीजें ठीक कर दे, हैं? सब ठीक कर दे वो, पॉवर्टी चली जाए, डिजीज चली जाए, डेवलपमेंट हो जाए, ताकि आप बाहर देखो तो विकास दिखे, अंदर देखो तो विकास दिखे, इतने विकास कर दे वो, मतलब विकास कर दे देश में, मतलब देश का विकास कर दे। Isn't it? तो कर दे डेमोक्रेसी को रिप्लेस। क्या आर्गुमेंट सही है? स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर डेमोक्रेसी को Democracy space देता for bringing in reforms. फॉर मैनी For bringing in reforms. ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स। देखो अब आप एज्यूम कर रहे हो इस आर्गुमेंट में कि डेमोक्रेसी की वजह से पॉवर्टी है, डेमोक्रेसी की वजह से मिसरीज है, सफरिंग्स है, कैसा है? नहीं। तो व्हाई शुड वी आर ब्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर पॉवर्टी, हंगर सेक्टर इन द कंट्री? आप इस आर्गुमेंट में एज्यूम कर रहे हो कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये चीजें अपने आप एड्रेस हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं। तो अगेन व्हाई आर ब्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर दीज इल्स इन अवर सोसाइटी, है ना? तो फिर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी गेटवे है कॉमन पीपल्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट मैकेनिज्म में काम करने के लिए। इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज।
देखो, डेमोक्रेसी जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब क्या है? एक जीने का तरीका है ये। इट्स नॉट अबाउट कि आपने इलेक्शंस के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जो आपके बिहाफ पे पावर एक्सरसाइज कर रहा है आपके भले के लिए। डेमोक्रेसी इतनी नहीं है। डेमोक्रेसी जो है एक आपकी जिंदगी का पार्ट है। क्या आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो? डेमोक्रेटिकली जी रहे हो या ऑटोक्रेटिकली जी रहे हो? जैसे आपकी फैमिलीज में लगा लो, है ना? तो फैमिलीज में पावर किसके पास होती है? फादर के पास। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ फादर, एक ऑटोक्रेटिक होते हैं और एक डेमोक्रेटिक होते हैं। जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो सारी उम्र आपको निकम्मा समझेंगे, निठल्ला समझेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे आपको, एंड सो ऑन। जो डेमोक्रेटिक फादर्स होते हैं वो आपके ओपिनियंस को कंसीडर करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, आपके व्यू पॉइंट को भी सुनेंगे, आपकी विशेष को भी सुनेंगे, मानेंगे, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? जीने का तरीका है विद योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। आप ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, कोई कॉर्पोरेट है, वहां पे कल्चर हो सकता है डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक, कि वहां पे जो आप बॉस है या मैनेजर है एक्सेट्रा, वो सिर्फ अपनी विशेष आप पे डिक्टेट कर रहे हैं, या ऐसा बॉस है जो आप सभी की सुन रहे हैं। या आप स्पोर्ट्स में देख लो, लाइक देयर इज अ कैप्टन जो सभी टीममेट्स की ओपिनियन लेके फिर डिसीजन लेता है अपना, या एक कैप्टन है मास्कुलिन मैचो जो अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी की नहीं सुनता, कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया उसके बाद तुम अपनी के अपने पापा की भी नहीं सुनता, है ना? तो आपको कौन सी वे ऑफ लाइफ अच्छी लग रही है, डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक? या ये डिपेंड करता है कि अगर आप पापा हो तो ऑटोक्रेटिक, अगर बेटे हो तो डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। तो फिर आपको सरकार भी कौन सी अच्छी लगेगी? डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहां पे सभी को अपनी ओपिनियंस, अपने व्यू पॉइंट एक्सेट्रा एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है ना? और सेकंड, यहां पे आपको क्या चीज? डेमोक्रेटिक भी रही नहीं सर, अब डेमोक्रेटिक तो रही नहीं सर। क्यों? सर मीडिया कंट्रोल कर रखी है, अपनी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सब चंगा है। करनी पड़ेगी सर। अपनी गलतियां नहीं निकालते, अपनी गलतियों का ठेका दूसरों पे फोड़ते हैं। वो डिबेट में बाद में आएंगे एक्चुअली, अभी पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, व्हाट्स द रेलेवेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स, है ना? दैट इज द थीम वी आर डिस्कसिंग, ठीक है? सेकंड क्या है कि डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है, इट्स इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? बाय कंसल्टेशन, कि आप दूसरों को इन्वॉल्व करोगे डिसीजन मेकिंग, उनकी ओपिनियंस को भी सुनोगे, ठीक है? उनकी कंसेंट लेनी भी जरूरी समझोगे। ये नहीं कि आपने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, जो कह दिया सो कह दिया, बस यही फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। दूसरों की आप ओपिनियन लोगे, अगर देयर इज सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, तो आप कुछ नेगोशिएशन के थ्रू जो है एक कॉमन ग्राउंड पे आने की कोशिश करोगे। अगर आपके डिसीजन में कोई कमी है तो वही पिन पॉइंट हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजन। एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो रॉन्ग डिसीजन ले भी लिया तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो, रेक्टिफाई भी कर सकते हो। दैट्स आल्सो, दिस रूम इज आल्सो अवेलेबल इन डेमोक्रेसी, है ना? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर ऑपोजिशन है, वो आपके डिसीजन में कमियां निकालेगा, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है जो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करेगी अगेंस्ट योर डिसीजन अगर वो जनता की भलाई में नहीं है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल,
चलो पड़ोसी मुल्क का ही ले लेते हैं हमने, चाइना का। चाइना में वहाँ पे वन पार्टी रूल था, उनके हेड थे माओ जेडंग, 1958 की बात है। एक बार क्या किया, एक कबूतर ने उनके ऊपर शिट कर दिया कि चाइना के प्रेसिडेंट के ऊपर एक कबूतर की इतनी मिजाज कि वो हक दे उस पर, है ना। ठीक है, उनके पास एक प्रिविलेज है कि वो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं ना, फ्लाइंग टॉयलेट है उनका। लेकिन बंदा तो देख ले वो किसके ऊपर दे आर थ्रोइंग देयर शिट। तो उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि दे हैव ऑर्डर्ड कि सभी स्पैरोज, पीजन्स एटसेट्रा को मारो, सभी स्पैरोज, पीजन्स को मारो। और चाइना ने 2 बिलियन यानी 200 करोड़ स्पैरो पीजन्स को मार दिया 3 सालों में। कहीं तो रशिया से आ रही थी स्पैरो पीजन, तो उसको भी मार दिया। और रीजन पूछा क्यों मार रहे हो, तो वो बोले कि ये हमारा अनाज खाती, कि ये हमारी फसल खराब करती है इसलिए मार रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ द ग्रेट फेमिन इन चाइना। 1960 में जो है चाइना में इतना फेमिन आया कि वहां पे 4.5 करोड़ लोग मारे गए। ये तो ऑफिशियल नंबर है, फिगर्स में भी मच हाइयर, 4.5 करोड़ लोग। और आप सुनते हो ना चाइना में जो है चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, है ना। वो खाना उसी टाइम स्टार्ट किया उन्होंने, बिकॉज दे डू नॉट हैव फूड टू ईट, दे डू नॉट हैव द फूड टू ईट। तो फिर वहां के लोगों ने अपने को जिंदा रखने के लिए क्या करना स्टार्ट किया? दे स्टार्ट ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, चमगादड़, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, कॉकरोच, लिजर्ड, बैट्स एंड सो ऑन। वो सब खाना स्टार्ट किया। अब उनको वो टेस्ट की लत लग गई, अभी तक खाई जा रहे हैं, समझे। तो 4.5 करोड़ लोग मारे गए एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई जो है सरकार को ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा डिसीजन गलत था। जब ले रहे थे तब नहीं किसी ने बताया कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, जब उसको इंप्लीमेंट करे तब नहीं बताया, जब उसके कंसिक्वेंसेस आए तब नहीं किसी ने बताया कि डिसीजन गलत था। नोबडी हैज द डेयरिंग टू कॉल देयर लीडर रॉन्ग। बट क्या ऐसा इंडिया में पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। बट देयर इज रूम फॉर करेक्शन इन इंडिया। लेट मी गिव यू एग्जांपल। है रीसेंट एग्जांपल दे सकते हो? इंदिरा गांधी ने, चलो मैं आपको इंदिरा गांधी देता हूँ, रिसेंट तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। तो इंदिरा गांधी ने 1970s में पता है क्या किया कि फूड ग्रेन्स के ट्रेड को नेशनलाइज कर दिया। फूड ग्रेन्स के ट्रेड को नेशनलाइज कर, नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जब मतलब हम कहते हैं ना जैसे बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया, तो उसका मतलब ये है कि 100% ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली फ्रॉम अ प्राइवेट पर्सन। तो पहले क्या होता, प्राइवेट ट्रेड हो रहा था फूड ग्रेन्स का, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कहाँ था? हरियाणा पंजाब में, ठीक है। वहां पे एक आप कह लीजिए बिजनेस क्लास है जिसको बोला जाता है हिंदी में आड़तीय, कमीशन एजेंट्स। सुने आपने? सुने आड़तीय? सो दे आर प्राइवेट ट्रेडर्स, दे आर प्राइवेट ट्रेडर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इंदिरा गांधी ने उसको नेशनलाइज कर दिया, बोली कि जो फूड ग्रेन्स की जो ट्रेडिंग है, किसानों से जो व्हीट राइस जो है सरकार खरीदेगी सीधा, और सरकार ही आगे बेचेगी। उसका इमीडिएट रिजल्ट क्या था कि एग्रीकल्चर मार्केट कोलैप्स। तो सरकार कितना खरीद लेगी, कितना बेच लेगी? फिर वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर चलेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशंस होंगे एटसेट्रा। फिर ब्यूरोक्रेट उसको किस प्राइस पे बेच रहा है उस पर क्या पता इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, तुमने सस्ती बेच दी, महंगी बेच दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। गोडाउन्स में आप रखोगे उतने, आपके पास गोडाउन्स नहीं है फूड ग्रेन्स रखने के लिए, फिर वो गोडाउन्स में वहां पे सड़ रहा है माल, आपको उस पर कोई निगरानी नहीं है एटसेट्रा। तो इमीडिएटली जो है क्या होगी, एग्रीकल्चर मार्केट क्रैश हो। बट इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। तो इंदिरा गांधी का जो रॉन्ग डिसीजन था उसको क्रिटिसिज्म होने लगी, मीडिया में, ऑपोजिशन पार्टीज ने की, सिविल सोसाइटी ने की एटसेट्रा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत ही उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अगेन जो है फूड ट्रेडिंग किसके हाथों में दे दी वापस? आड़तियों के हाथ में, जिनको कमीशन एजेंट्स भी बोला जाता है।
समझे? तो डेमोक्रेसी जो है आपको फैसिलिटेट करती है कि आप बेटर डिसीजंस लो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए तो डेमोक्रेसी आपको एक रूम देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि उसको आप रिफॉर्म कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। समझे? ये डिक्टेटरशिप में या मोनार्की में पॉसिबल नहीं, क्योंकि राजा कभी गलत हो नहीं सकता। तो आपने वो किसान आंदोलन में भी अभी भी हाँ, तो वो भी कह सकते हो कि रिवर्स किया। डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन को भी आप बोल सकते हो, मोदी जी उसका नाम ही नहीं लेते, बस लास्ट 2016 में ही लिया था, उसके बाद उसका नाम ही नहीं लिया डीमोनेटाइजेशन का। बीजेपी का कोई नेता डीमोनेटाइजेशन का नाम नहीं लेता। तो वहां पे डिसीजन रिवर्स नहीं किया, बस ये था कि फर्दर स्टेप्स को विड्रॉ कर लिया कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे यार, एक बार होगी गलती, 500,000 के नोट बंद किए, कुछ उसका फायदा तो हुआ नहीं, है ना? तो उसके जो अगले स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए, बिकॉज देयर इज डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ऑपोजिशन ने आवाज उठानी स्टार्ट की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल जाने लगी, लोग थोड़े सड़कों पे आए, ठीक है, मीडिया में बात होने लगी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होने लगे, एंड सो समझे? तो ये डेमोक्रेसी आपको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।